आज हम आपसे बात कर रहे हैं यूजी सेमेस्टर 5 के डीएसई 1A, जिसमें कि हमको पढ़ना है राष्ट्रीय आंदोलन और भारत में संवैधानिक विकास पेपर। आज का टॉपिक है उग्रवाद और राष्ट्रीय आंदोलन। मेरा नाम वीना प्रियदर्शी है और मैं द ग्रेजुएट स्कूल कॉलेज फॉर विमेन में राजनीति विज्ञान की शिक्षक हूं। उग्रवाद और राष्ट्रीय आंदोलन। उग्रवादी आंदोलन की शुरुआत 1905 में हुई और यह 1918 तक चला, जब उसके बाद महात्मा गांधी आते हैं और फिर से गांधी युग की शुरुआत हो जाती है। यह राष्ट्रीय आंदोलन का दूसरा चरण था। जैसा कि हम जानते हैं, पहला चरण में कांग्रेस पर उदारवादियों का प्रभुत्व था, जिन्हें अंग्रेजों की न्यायप्रियता तथा वैधानिक आंदोलन में दृढ़ विश्वास था। वे शांतिपूर्ण वातावरण के अंतर्गत वैधानिक तथा कानूनी साधनों द्वारा राजनीतिक एवं प्रशासकीय सुधारों की प्राप्ति करना चाहते थे। सुधारवादी विचारधारा का प्रभाव कांग्रेस पर मुख्यतः 1905 तक था और कुछ बाद तक भी रहा। 19वीं शताब्दी में के अंतिम भाग में तथा 20वीं शताब्दी के प्रारंभ में कुछ ऐसी घटनाएं घटी जिनसे नरम दल की सुधारक और शांतिवादी कार्यों के प्रति भारतीय नवयुवकों में एक प्रकार की प्रतिक्रिया उत्पन्न हो गई। उनके दृष्टिकोण तथा मनोवृत्ति में आमूल परिवर्तन होने लगे। अंग्रेजों की न्यायप्रियता से उनका विश्वास उठ गया और वे वैधानिक साधनों तथा कांग्रेस की भिक्षावृत्ति की नीति से उब गए। अतः उन्होंने उग्र साधनों को अपनाए जाने का समर्थन किया। उन्होंने क्रमिक सुधारों के स्थान पर पूर्ण स्वराज की मांग की तथा स्वराज को अपना जन्म सिद्ध अधिकार घोषित किया। तिलक, विपिन चंद्र पाल तथा लाला लाजपत राय के नेतृत्व में उग्रवादियों ने राष्ट्रीय आंदोलन को नया मोड़ दिया। भारतीय राजनीति को एक नया रूप दिया गया। कांग्रेस की भिक्षावृत्ति की नीति पर अधिक जोर शोर से आक्रमण किया जाने लगा। यह केवल मध्यम तथा शिक्षित वर्ग तक ही सीमित नहीं रहा, बल्कि इसने जन आंदोलन का रूप धारण कर लिया। भारतीय राजनीति पर उग्रवादियों का आधिपत्य 1919 अर्थात महात्मा गांधी के पदार्पण तक बना रहा और इस अवधि को हम उग्रवादी आंदोलन या स्वतंत्रता आंदोलन के दूसरे चरण के रूप में जानते हैं। उग्रवाद के उदय के कारण कौन से वैसे कारण थे जिन्होंने कि उग्रवाद को बढ़ाया या उसके शुरुआत के कारण बने। सबसे पहला, सरकार द्वारा कांग्रेस की मांगों की उपेक्षा। कांग्रेस 1985 के बाद अपने हर अधिवेशन में क्रमिक सुधार और प्रशासनिक प्रशासनिक सुधारों के लिए प्रयास करती रही थी। वो प्रस्ताव पारित करते रहते थे, लेकिन अंग्रेजों ने उनकी बहुत कम मांगों को माना या नहीं के बराबर माना। इससे भी भारतीयों में एक तरह से विरोध की भावना पैदा हो रही थी। दूसरी बात थी आर्थिक दुर्दशा की। भारत में आर्थिक संकट पैदा हो गया था। 1876 से 1900 के बीच में भारत में 18 बार दुर्भिक्ष या अकाल या सूखा जैसी स्थिति आ गई थी। 1896-97 में बंबई में भयंकर अकाल पड़ा था और इससे भारतीयों में भूखमरी की स्थिति पैदा हो गई थी। अंग्रेज कुछ कर तो जरूर रहे थे, लेकिन उनका इस भीषणता को देख करके उनके द्वारा उठाए गए कदम अपर्याप्त थे। तीसरा है प्लेग का प्रकोप। 1897-98 में बंबई प्रेसिडेंसी में प्लेग का प्रकोप हुआ, जिसमें कि 1,73,000 लोग मारे गए। रैंड को प्लेग का कमिश्नर बनाया गया था और उन्होंने सैनिकों को लगा दी थी इस कार्य के लिए कि वो लोगों का घरों से निकाल करके उनको चिकित्सा पहुंचा सकें। लेकिन इसका भारतीयों पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ा और भारतीयों ने इसका कड़ा विरोध किया। राजनीतिक कारण, कुछ राजनीतिक कारण भी थे। विशेषकर ब्रिटिश सरकार तथा भारत स्थित उनके वायसरायों के अनुदार तथा साम्राज्यवादी नीति ने भारतीय जनता में विद्रोह की भावना को जगाया। 1892 से 1904 तक इंग्लैंड में अनुदार दल का शासन था
जो कि अपने साम्राज्यवाद की नीति का अनुसरण किया उन्होंने, और भारत में जो भी वायसराय हुए उन्होंने भारतीयों की राजनीतिक मांगों के प्रति असहानुभूति का रवैया अपनाया। अगला था राष्ट्रवाद, धार्मिक राष्ट्रवाद। जैसा कि हम पहले देख चुके हैं, प्रारंभिक दिनों में राष्ट्रीय आंदोलन का नेतृत्व ऐसे लोगों के हाथ में था जो पाश्चात्य सभ्यता के पोषक थे तथा पाश्चात्य धर्म, संस्कृति एवं साहित्य से प्रभावित थे। किंतु कुछ भारतीयों ने राष्ट्रीय आंदोलन को नवीन चेतना प्रदान की जो भारतीय संस्कृति तथा अतीत गौरव के पोषक थे। इन्होंने हिंदू धर्म को पुनर्जागृत किया तथा भारतीयों का ध्यान अपने प्राचीन गौरवमय अतीत की ओर आकर्षित किया। इन धार्मिक पुनरुत्थानवादी नेताओं में स्वामी विवेकानंद, विपिन चंद्र पाल और अरविंद घोष उल्लेखनीय हैं। लाला लाजपत राय ने पाश्चात्य सभ्यता से ओतप्रोत भारतीयों की घोर निंदा की और उन्हें अपने देश के अतीत के गौरव को अपनाने के लिए संदेश दिया। स्वामी विवेकानंद की शिक्षा से नवयुवकों में भारत भूमि के प्रति गौरव की भावना को कूट-कूट कर भरा। उन्होंने इस बात पर बल दिया कि भारत के धार्मिक निशान की पूर्ति स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद ही संभव है। नेक्स्ट पॉइंट है प्रवासी भारतीयों के साथ दुर्व्यवहार। ब्रिटिश उपनिवेशों में रहने वाले भारतीयों के साथ बड़ा ही अन्यायपूर्ण, अभद्र तथा असभ्य व्यवहार किया जाता था। आरंभ में अंग्रेज भारतीयों को मजदूर के रूप में इन उपनिवेशों में ले गए, जहां उन्हें राजनीतिक अधिकार तो क्या, सामाजिक अधिकार भी प्राप्त नहीं थे। भारतीयों को अंग्रेज काला आदमी कहते थे और उन्हें घृणा की दृष्टि से देखते थे। अंग्रेजी समाचार पत्रों द्वारा जाति भेद की नीति का तीव्र प्रचार हो रहा था। जाति भेद की नीति इतने जोर पर थी कि दक्षिण अफ्रीका में प्रवासी भारतीयों के साथ तिरस्कारपूर्ण एवं निंदनीय व्यवहार किया जाता था। नेक्स्ट, जाति भेद की नीति। भारत तथा ब्रिटिश उपनिवेश में भारतीयों के साथ दुर्व्यवहार के प्रमुख कारण अंग्रेजों द्वारा अपनाई गई जाति भेद की नीति थी। भारतीयों को निम्न प्रजाति का समझा जाता था तथा उन्हें घृणा की दृष्टि से देखा जाता था। आंग्ल भारतीय समाचार पत्र खुले रूप में भारतीयों के साथ अंग्रेजों के दुर्व्यवहार करने की भावना को प्रोत्साहन देते थे। नेक्स्ट है भिक्षावृत्ति की नीति का विरोध। राष्ट्रीय आंदोलन के प्रारंभिक दिनों में कांग्रेस ने भिक्षावृत्ति की नीति को अपनाया था। उसका उद्देश्य सरकार का ध्यान अपनी मांगों की ओर आकर्षित करना था तथा उनकी पूर्ति के लिए निवेदन करना था, लेकिन यह नीति अंग्रेजों में विचार परिवर्तन लाने में असफल रही। लॉर्ड कर्जन के शासनकाल में तो इस नीति का उल्टा ही प्रभाव पड़ा। भारतीयों की मांगों के प्रति सरकार का रुख अधिक कड़ा हो गया। फलतः नवयुवकों के हृदय में सरकारी नीति के प्रति बड़ा असंतोष और रोष उत्पन्न हो गया। फिर विदेशों में कुछ ऐसी घटनाएं भी घट रही थी जिनका प्रभाव भी भारतीयों पर पड़ा, जिनमें आयरलैंड की घटना, मिस्र, फारस तथा तुर्की का स्वतंत्रता संग्राम, अबिसिनिया द्वारा इटली का पराजय, जापान द्वारा रूस की पराजय, इटली का एकीकरण आदि कुछ ऐसी घटनाएं थी जिनका कि भारतीयों पर काफी प्रभाव पड़ा और भारतीय भी स्वराज के प्रति सोचने लगे। लॉर्ड कर्जन का शासन और लॉर्ड कर्जन भारत में जो राष्ट्रीय आंदोलन हो रहा था उसको नष्ट करना चाहते थे और उन्होंने ऐसी प्रतिक्रियावादी नीतियां अपनाई जिससे कि जिससे जनता के लिए ब्रिटिश साम्राज्य असहाय हो गया तथा उसे छुटकारा पाने के लिए वह छटपटाने लगी। वह यह नहीं समझ पाया कि भारत में न केवल उच्च कोटि की राजनीतिक समस्याएं ही है वरन मनोवैज्ञानिक समस्याएं भी उतना ही महत्व रखती हैं। लॉर्ड कर्जन में बुद्धिमानी तथा योग्यता होते हुए भी उस आध्यात्मिक दृष्टि का अभाव था जो एक राजनीतिज्ञ में होना चाहिए। उसने कई ऐसे, हम अगले स्लाइड में देखेंगे कि उनकी क्या नीतियां थी जिसका कि भारतीयों ने बहुत विरोध किया था। उसके पहले हम लास्ट पॉइंट देखें, पाश्चात्य क्रांति के सिद्धांतों का प्रभाव। भारतीय नवयुवकों के विचार और दृष्टिकोण को परिवर्तित करने में पश्चिमी देशों के क्रांतिकारी सिद्धांतों का जबरदस्त हाथ रहा। फ्रांस, इटली, जर्मनी और अमेरिका में राष्ट्रीय आंदोलनों ने क्रांतिकारी विचारों को जगा दिया तथा इन देशों के स्वतंत्रता संग्राम की सफलता ने यह स्पष्ट कर दिया कि केवल संवैधानिक मांग द्वारा ही विदेशी साम्राज्य से छुटकारा नहीं मिल सकता है। शक्ति, विद्रोह और क्रांति का मार्ग स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए अति आवश्यक है। आयरलैंड का आदर्श भारतीयों के समक्ष था, जहां के देशवासियों को खून का बलिदान देना पड़ा था। अंततः अधिकांश भारतीयों को यह विश्वास हो गया था
कि राजनीतिक स्वतंत्रता की प्राप्ति के लिए उन्हें शक्ति का तथा क्रांति का मार्ग अपनाना ही होगा। लॉर्ड कर्जन के कुछ ऐसे कार्य थे जिनका कि विशेष करके लोगों ने बहुत विरोध किया था। लॉर्ड कर्जन, चूंकि जैसा कि मैंने आपको बताया, वो भारत में राष्ट्रीय आंदोलन को दबाने आए थे, लेकिन प्रभाव इसका उल्टा हुआ। उन्होंने केंद्रीयकरण की नीति अपनाई। उसी उद्देश्य से कलकत्ता निगम अधिनियम और भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम पारित किया, जिसमें कि इनकी स्वायत्तता को कम करने का प्रयास किया। सरकारी गोपनीय अधिनियम द्वारा केवल जो सैनिक के साथ साथ असैनिक गोपनीयता की भी बात की उन्होंने। वैदेशिक नीति में भी उनका साम्राज्यवादी भावना थी, जिसका कि भारतीयों ने विरोध किया। बंगाल के विभाजन का कोई आधार नहीं था। वो बस फूट डालने के लिए बंगाल का विभाजन करना चाहते थे और राष्ट्रीय आंदोलन को कमजोर करने के लिए बंगाल का विभाजन करना चाहते थे। अगर भाषा के आधार पर बंगाल का विभाजन होता तो शायद इतना विरोध नहीं होता, लेकिन उनके फूट डालने की वजह से बहुत ज्यादा विरोध हुआ। पूरे देश में इसका विरोध हुआ और भारतीयों ने उसके कारण बंगाल के विभाजन को रद्द करना पड़ा। उग्रवाद का उद्देश्य स्वराज की प्राप्ति थी। वो स्वराज से कम कुछ भी नहीं लेना चाहते थे। उग्रवादियों की कार्यप्रणाली में विदेशी का बहिष्कार और स्वदेशी को अपनाना था और कुछ अन्य विशेषताएं थी इसकी, जो इस प्रकार हैं। उग्र राष्ट्रवादी पाश्चात्य सभ्यता एवं संस्कृति से घृणा करते थे तथा भारतीय सभ्यता एवं संस्कृति को श्रेष्ठ मानते थे। धार्मिक जागृति से उन्हें विशेष प्रेरणा मिली थी। दूसरा, उग्रवादी स्वराज के अतिरिक्त अपनी संस्कृति एवं परंपराओं के अनुरूप देशवासियों का चरित्र निर्माण करना चाहते थे। तीसरा, उग्रवादियों को ब्रिटिश जाति की सर्वशक्तिशालीनता, न्यायप्रियता एवं परोपकारिता में तनिक भी विश्वास नहीं था। चौथा, उग्रवादी ईश्वर, देश एवं आत्मनिर्भरता में विश्वास करते थे। पांचवा, उग्रवादियों को विश्वास था कि भारत और ब्रिटेन के आर्थिक हितों में विरोध है। और छठा, भारतीयों में नई राष्ट्रीयता एवं को जगाना और त्याग और कष्ट सहन के मार्ग में को अपनाना उग्रवादियों की प्रमुख साधन थे। उग्रवादी आंदोलन की प्रगति के बारे में है कि उग्रवाद का जन्म तो धीरे धीरे 19वीं शताब्दी के अंत और 20वीं शताब्दी में हो रहा था। बनारस के कांग्रेस अधिवेशन में जो 1905 में हुआ था, उसमें दोनों में दिखाई देने लगा था। 1906 में जो कलकत्ता में अधिवेशन हुआ था, उसमें फूट होने की संभावना थी, लेकिन तब दादा भाई नौरोजी को उसका सभापति बना करके इस फूट को किसी तरह से टाला जा सका। लेकिन सूरत में उन दोनों के बीच में मतभेद साफ दिखाई दिया और जो कलकत्ता अधिवेशन में नहीं हुआ वो सूरत अधिवेशन में हो गया। सूरत अधिवेशन में उदारवादी बहुमत में थे। इसके समर्थक प्रतिनिधियों की, जिनकी संख्या 1600 में 900 थी, एक अलग सभा हुई। सभा द्वारा मनोनीत एक समिति ने कांग्रेस का विधान तैयार किया। उग्रवादी कांग्रेस के उद्देश्य से सहमत नहीं थे, अतः वे कांग्रेस से अलग हो गए और उग्रवादी दल का औपचारिक रूप में निर्माण किया। वे कई वर्षों तक पृथक दल के रूप में काम करते रहे। फिर 1916 में लखनऊ समझौता के फलस्वरूप दोनों दल का एकीकरण हुआ और वे सम्मिलित ढंग से कार्य करने लगे। महाराष्ट्र में उग्रवाद आंदोलन का नेतृत्व तिलक ने किया और उन्होंने इसे गणपति उत्सव, शिवाजी उत्सव, दुर्भिक्ष और प्लेग इत्यादि के माध्यम से जो था ये उग्रवादी आंदोलन जोर पकड़ता गया। तिलक को जब पुनः कारावास हुआ तब भी उग्रवादी आंदोलन काफी बढ़ा हुआ था। बंगाल में भी उग्रवादी आंदोलन का जो विकास था वो देखने को मिला बंगाल विभाजन में, और जो बंगाल विभाजन का इतना प्रबल विरोध हुआ और जो इसको दबाने के लिए सरकार ने दमन चक्र चलाया, उसका भी उग्रवादियों ने बहुत विरोध किया। उग्रवादी राष्ट्रीयता के अग्रदूत थे लाल बाल पाल। लाल बाल पाल में लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक, जिनको कि बाल के नाम से जाना जाता था, इनको राष्ट्रीयता का जनक भी कहते हैं।
इन्होंने नारा दिया था, स्वतंत्रता हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है और हम उसे लेकर रहेंगे। केसरी और मराठा का प्रकाशन किया था और इनका एकमात्र लक्ष्य स्वराज था। लाला लाजपत राय, यंग इंडिया, संघ लिखा गया है, यंग पढ़िएगा। यंग इंडिया के लेखक थे, आर्य समाज के समर्थक थे और इनको शेरे पंजाब कहा जाता था। विपिन चंद्र पाल, जो कि पाल हैं, लाल बाल और पाल, लोकतंत्रात्मक स्वराज चाहिए था इनको और ये उग्र राष्ट्रवादी थे और इनका मानना था कि लोकतंत्र जब तक हम सक्षम नहीं होंगे तब तक स्वराज का कोई अर्थ नहीं होता है और वे लोकतंत्रात्मक स्वराज चाहते थे। इसी के साथ आज का लेक्चर खत्म होता है। थैंक यू।